मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और हम अपने पुराने जो कंटिन्यूशन में टॉपिक चल रहे थे आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इरिगेशन या सिंचाई से जो रिलेटेड पूरा एक पोर्शन है एग्रोनॉमी का उस पर बात करते हैं कि वाटर इन सॉयल प्लांट एटमॉस्फेयर सिस्टम, मृदा या मिट्टी, पौधे और वातावरण में पानी का जो एक तालमेल है, एक समन्वय है, क्या है वो आखिर। क्योंकि यही सारा का सारा पूरे इस इरिगेशन जो कॉन्सेप्ट है या सिंचाई जो एक कॉन्सेप्ट है इसको समझने और समझाने के लिए बहुत जरूरी है। ये जितना हम लोगों ने आज डिस्कस करना है किसी भी कंपटीशन में, ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर का टेस्ट हो, एमएससी का टेस्ट हो, या वो पीसीएस के पेपर हो या नेट का एग्जाम हो। नेट के एग्जाम में तो डिस्क्रिप्टिव भी इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको हम छोड़ के नहीं चल सकते किसी भी हालत में। किसी भी कंपटीशन में इरिगेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% संभावना है कि इस हिस्से को जरूर कवर करता हुआ होगा। तो देखते रहिएगा और इसमें जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपको क्वेरीज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले समय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं कि वाटर इन सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर सिस्टम, मिट्टी, पौधे और वातावरण में पानी का जो आपसी तालमेल है वो क्या है। इनको हम 4 मेन हेड में डिसाइड कर लेते हैं कि पहला एक हेड रखते हैं हम सॉइल मॉइस्चर, मृदा नमी। दूसरा हेड रखते हैं प्लांट अपटेक, प्लांट अपटेक के पौधों के द्वारा पानी का अवशोषण, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और तीसरा हम रखते हैं ट्रांसलोकेशन, कि जब पौधे ने उसको अपटेक कर लिया तो वो पौधे में किस रूप में कैसे कैसे मूव करता है, ट्रांसलोकेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचता है। और फाइनली ईटी, इवेपोट्रांसपिरेशन या बाष्पीकरण एवं बाष्पोत्सर्जन, ये 4 मेन कंपोनेंट हैं। तो हम इन सबको आज डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं मृदा नमी से। जो सॉइल मॉइस्चर है या मृदा नमी है, ये आप सब जानते हैं कि हम सिंचाई करते हैं, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की विधि को या क्रिया को हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं, ये आप जानते हैं। उसमें पानी कितने प्रकार का होता है ये भी आप जानते हैं कि वे ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, फिर हाइड्रोस्कोपिक वाटर और उसके बाद क्रिस्टल वाटर, ये 4 तरह के पानी होते हैं। आप ये भी जानते हैं, पुराने लेक्चर में आप देख चुके हैं कि मिट्टी में 2 तरह का फ्लो होता है, सैचुरेटेड फ्लो और अनसैचुरेटेड फ्लो। जब पानी सिंचाई दी होती है या तुरंत वर्षा होती है तो उस समय मिट्टी के सभी मैक्रो और माइक्रो पोर्स फिलअप हो जाते हैं, भर जाते हैं, या जो सूक्ष्म रंध्रावकाश और वृत्त रंध्रावकाश है वो भर जाता है पानी से। उस अवस्था में जो पानी का मूवमेंट होता है वो संतृप्त या सैचुरेटेड फ्लो कहलाता है। और दूसरा, जब मैक्रोपोर खाली होते हैं और केवल माइक्रोपोर या सूक्ष्म रंध्रावकाश में ही पानी होता है, उस स्थिति में अनसैचुरेटेड फ्लो होता है। यहां तक हम लोग अपने पुराने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर में कि मिट्टी में जब पानी पहुंचता है तो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेस होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए मिट्टी की सतह है, यहां हमारा पानी आया तो सबसे पहले पानी इस सतह को पार करेगा। जब पानी इस सतह को पार करेगा यानी कि वो मिट्टी की जो सॉइल सरफेस की जो ऊपरी परत है, मिट्टी की परत में जो सबसे ऊपर वाली परत है, जैसे ही वो उसके नीचे जाएगा तो उस पूरे प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब एक बार ये मिट्टी की परत के अंदर आ गया, अब जो पानी का बिहेवियर होगा वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन कि पानी यहां आ गया, अब ये पानी इधर जाएगा या ये पानी नीचे की तरफ जाएगा या और नीचे जाएगा, ये इसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। तो ये साइडवार्ड भी जा सकता है, साइडवार्ड जाएगा कि इधर गया उधर गया, तो ये कहलाएगा सीपेज। और यदि ये एकदम नीचे चलता है तो ये कहलाएगा परकोलेशन।
तो पर्कोलेशन वो प्रोसेस है जब इनफिल्ट्रेटेड वाटर, जब पानी मिट्टी की सतह में पहुंच गया तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण मिट्टी की निचली सतहों में जब जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्कोलेशन। और दूसरा प्रोसेस है सीपेज, कि जब पानी जहां बह रहा था या मिट्टी के नीचे पहुंच गया तो वो साइड की तरफ, इधर ऊपर नीचे बराबर में इधर की तरफ जब मूवमेंट करेगा, साइडवर्ड मूवमेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे सीपेज। ये आपने अक्सर देखा होगा नहर के किनारों की तरफ आसपास मिट्टी में जो नमी होती है या जहां पानी की नाली होती है, उस नाली के दोनों तरफ पानी बह जाता है, वो सीपेज होता है। और मिट्टी में जब नीचे की तरफ को चलता है पानी तो उसको हम बोलते हैं पर्कोलेशन। इसी से रिलेटेड एक टर्म है, वो है लीचिंग। क्या है? लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि पानी तो जाता ही जाता है अंदर, ये डीप निचली परतों में जाता है पानी, लेकिन अपने साथ साथ साल्ट या कुछ बेनिफिशियल जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनको भी अपने साथ घोल करके मिट्टी की निचली सतहों में या डीप अंडरग्राउंड सरफेस में नीचे की तरफ चलता है, तो उस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। जब केवल पानी की बात करते हैं तो पर्कोलेशन शब्द यूज करते हैं, और जब पानी के साथ साथ साल्ट या अदर न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उस केस में हम लीचिंग वर्ड यूज करते हैं। दोनों एक तरह से थोड़े थोड़े सिनोनिमस हैं, एक दूसरे के पर्याय के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि उसने बात पानी के केस में की है या साल्ट के केस में की है। अगर ये बात पानी के केस में है तो पर्कोलेशन आंसर होगा, और यदि साल्ट और न्यूट्रिएंट साथ में है पानी के तो फिर लीचिंग आंसर होगा। ये अक्सर कंफ्यूजन के टाइम पे क्वेश्चन आता है। और तीसरा है विड्रॉल। अब जहां विड्रॉल बात आई पानी की, देखिए आपने इनफिल्ट्रेशन पढ़ा, नीचे चला गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जो साइड में है और नीचे या मिट्टी में कहीं भी मूव कर रहा है, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन है। पुनः वितरण। अब बात है विड्रॉल। अब विड्रॉल कहां से शुरू होगा कि जो मिट्टी के अंदर पानी चला गया था अब वो मिट्टी से बाहर आए, उस प्रोसेस को हम विड्रॉल बोलेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस का अब जो हिस्सा बटा वो इधर चला जाता है। ये क्या हुआ? हम बात करते हैं प्लांट अपटेक की, तो यहाँ अपटेक भी आएगा। यहाँ मिट्टी की सरफेस से जो पानी उड़ जाता है वाष्प के रूप में, जिसे हम बाष्पीकरण बोलते हैं, इवेपोरेशन, वो भी इसमें काउंट होता है। इसमें प्लांट अपटेक वाला भी काउंट होता है। इसमें ट्रांसपरेशन से जो या बाष्पोत्सर्जन से जो पानी लॉस होता है वो भी। तो ये सब विड्रॉल के पार्ट है। तो हमने इतना ये जान लिया कि विड्रॉल और सोयल मॉइस्चर का क्या है अभी तक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यह प्लांट अपटेक, पानी का अवशोषण। अवशोषण कैसे होता है? मिट्टी में पानी है और पौधे का कौन सा भाग मिट्टी में है? वो है जड़। तो जड़ के कौन कौन से भाग? सबसे पहले रूट हेयर्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी जड़ पानी का अवशोषण करती है, लेकिन उस जड़ में भी सबसे ज्यादा जो पानी का अवशोषण होता है वो होता है हेयर से, जो मूल रोम कहलाते हैं। रूट हेयर्स कहलाते हैं या मूल रोम कहलाते हैं, उससे होता है। अब जब अवशोषण होगा तो अवशोषण कई तरह से हो सकता है। एक होगा पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तीसरा होगा एरियल एब्जॉर्प्शन। अब पैसिव को समझते हैं। पैसिव, जब पौधे को कोई पानी के अवशोषण करने में किसी भी प्रकार से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। अर्थात क्या होता है कि जो बाष्पोत्सर्जन की एक स्ट्रीम है, यानी कि पत्तियों से पानी बाहर गैस के रूप में निकला, वेपर के रूप में निकला, और उस ये है सपोज आपकी पत्ती, यहां से आपका पानी निकल रहा है स्टोमेटा के मार्फत, ये वेपर फॉर्म में निकल रहा है। अब पत्ती में जो पानी पहुंच रहा है वो नीचे से गया और उस तने में गया तो वो और नीचे से गया और नीचे से गया और नीचे से गया। इसी प्रकार जड़ से लेके पत्ती के रंध्र तक एक पूरी चैनल बनी होती है, जिसमें ट्रांसपरेशन या बाष्पोत्सर्जन का पूरा प्रोसेस में वो जो पानी चाहिए होता है वो नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक चला जाता है। जब वो सामान्य प्रक्रिया में बाष्पोत्सर्जन हो रहा हो, ट्रांसपिरेशन हो रहा हो, तो उस केस में
ये पैसिव एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और यही होता है 90% पौधे में। क्यों कि एक वो स्टीम बन जाती है, एक सक्शन टाइप का डेवलप हो जाता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। पानी ऊपर वाली कोशिका से बाहर निकला, जब वहां कमी हुई तो नीचे वाले से ऊपर पहुंच गया, इसमें कमी हुई तो यहाँ से यहाँ, और ये जड़ से लेकर पत्ती के स्टोमेटा तक, वहां तक ये पूरा एक चैनल बना होता है। यही पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, जब ट्रांसपिरेशन स्टीम के साथ पानी का अवशोषण होता है और वो अवशोषित किया जड़ में और वाष्पोत्सर्जन के रूप में पत्ती ने उसको यूज कर लिया है। दूसरा होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है कि वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा अच्छे से, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन अच्छी प्रकार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में अब पानी का जब अपटेक या अवशोषण करना होता है पौधे को, तो वहां एनर्जी लगती है, वहां एनर्जी लगती है, इसीलिए इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन बस ये अच्छी बात है कि नॉर्मल कंडीशन में केवल 10% कंट्रीब्यूट करता पूरे ट्रांसपिरेशन, पूरे अपटेक का, यानी कि 90% एब्जॉर्प्शन हमारा पैसिव होता है और 10% के आसपास एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा है हमारा एरियल एब्जॉर्प्शन। इसको लोग नेगेटिव ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसको, ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि वाइवा में कि नेगेटिव ट्रांसपिरेशन क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव ट्रांसपिरेशन, भाई ट्रांसपिरेशन तो देखा कि पत्ती से पानी का वाष्प के रूप में निकल जाना, ट्रांसपिरेशन। तो नेगेटिव ट्रांसपिरेशन क्या है कि जब हम, अब आप ऐसा समझिए, आप स्प्रे करते हैं दवाई का या फर्टिलाइजर का आप स्प्रे करते हैं, फिर उसको पौधा अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या हुआ, हमने पानी पत्ती को दिया और पत्ती ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो वो नेगेटिव ट्रांसपिरेशन हुआ ना। एक बार ट्रांसपिरेशन में पत्ती पानी को बाहर निकाल रही है और एरियल एब्जॉर्प्शन में वही पत्ती उस पानी को अपने अंदर ले रही है। इसी एरियल एब्जॉर्प्शन के कारण ही जितने दवाई या फर्टिलाइजर के स्प्रे किए जाते हैं, तो पौधा इसी प्रोसेस को अपना करके उन सबका फायदा उठाता है। ये बात हुई हमारी प्लांट अपटेक की, पानी का जो अवशोषण था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, अब आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, अब पौधे में जब पानी जड़ से गया, जड़ से जब जाएगा तो जड़ में क्या है, हमने पता है कि हमारे प्लांट सिस्टम में वेस्कुलर सिस्टम में एक जाइलम एक फ्लोएम, दो मेन टिश्यू या ऊतक है। तो जाइलम का काम होता है जड़ से जितना चीज जो भी अवशोषित हुई उसको पत्तियों तक पहुंचाना या पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना, और फ्लोएम क्या काम करता है कि पत्तियों ने जितना खाना बनाया उस खाने को सभी पौधे के उन भागों तक पहुंचाना जहां उसकी आवश्यकता है। तो पानी के ट्रांसलोकेशन के केस में हमारा मेन टिश्यू है जाइलम, और जाइलम में भी क्या, ट्रेकीड्स। ट्रेकीड्स, जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें से एक प्रकार की कोशिका है ट्रेकीड्स। इसमें क्या है कि ये ओपन एंडेड इस तरह की स्ट्रक्चर की होती है, ये इधर से भी खुली होती है, इधर से भी खुली होती है, और ये एक के ऊपर एक जुड़ी हुई होती है, दूसरी यहां से शुरू हो जाएगी और वो इस तरीके से चली जाएगी। तो ये ओपन एंडेड होती है और जड़ से लेके पूरे ऊपर पौधे तक एक चैनल बना लेती है। तो वही जो ट्रांसपिरेशन चैनल था वो इस ट्रेकीड बेसल का यूज करके पानी को नीचे से ऊपरी भाग तक, चाहे पौधा 100 मीटर ऊंचा हो तब भी पानी वहीं पहुंच जाएगा उस ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के चलते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये प्रेशर इसके अंदर डेवलप होता होगा कि पौधे के इतनी ऊंचाई वाले पौधे तक भी पानी पहुंच सकता है। अब जो हमारा मेन हिस्सा है वो है इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन या ईटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कारण क्या है कि वाष्पीकरण में जो पानी, वाटर बॉडी है, समुद्र है, तालाब है, नदी है, नहर है, इनकी सरफेस से पानी सोलर एनर्जी, सूर्य की जो गर्मी होती है उस एनर्जी के कारण या उस एनर्जी को यूज करके ये पानी हीटअप होता है, और हीट या गर्म होने के बाद ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वाष्प में कन्वर्ट होती है, और वो पानी या मिट्टी की सतह से
पानी, जैसे तालाब में पानी भरा है, झील में पानी भरा है, नदी में है, समुद्र में, उसकी सतह से जब पानी ऊपर वाष्प के रूप में उड़ेगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वाष्पीकरण। सेम चीज, यही पानी जब पौधे की सरफेस से यानी कि पत्तियों से, और पत्तियों में किस भाग से, स्टोमेटा से, जब ये वाष्प के रूप में उड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। दोनों ही प्रोसेस सोलर एनर्जी या सनलाइट या सूरज के प्रकाश का यूज करते हैं, और उस एनर्जी को यूज करके ये पानी को लिक्विड से वेपर या वाष्पशील अवस्था में बदलते हैं। और इन दोनों में चूंकि एक ही प्रोसेस होता है और एक ही जैसा है, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट ना करके जब एग्रीकल्चर में इन चीजों को पढ़ते हैं तो हम ईटी, इवेपोर ट्रांसपिरेशन, इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा ईटी लॉसेस, इवेपोर ट्रांसपिरेशन लॉसेस, तो पानी का जो लॉस होता है एक तरह से आप ये कहें तो, या जितना पानी पौधे ने अपटेक किया, जितना पानी पौधे ने अवशोषित किया, उसका 99% इवेपोर ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस हो जाता है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि ये वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाता है। अब ये नया शब्द है हमारा वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, यही पूरा प्रोसेस एक चक्र के रूप में वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या हुआ, पानी मिट्टी पे आया कहां से, रेनफॉल या बरसात होने से, ये आया पानी, ये इसने क्या बनाया, सॉइल मॉइस्चर या मृदा नमी को बनाया, और ये मृदा नमी का क्या हुआ, प्लांट ने अपटेक किया, पौधों ने इसको अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद क्या हुआ, इसका ट्रांसलोकेशन हुआ, पौधों में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचा। और इस ट्रांसलोकेशन को फिर कैसे हुआ, ईटी लॉसेस, इवेपोर ट्रांसपिरेशनल जो पूरा प्रोसेस था या वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन पूरे प्रोसेस से ये फिर कहां पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, और एटमॉस्फेयर से फिर क्या, रेनफॉल, और रेनफॉल से फिर, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो जहां हम ईटी की बात कर रहे थे, तो ये ईटी केवल लॉस नहीं है, ये उस वाटर साइकिल का, उस पानी के चक्र का जो पूरे ब्रह्मांड में है, उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर ईटी नहीं होगा या इवेपोर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, और जब कोई साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे जो आने वाले दुष्परिणाम हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। अब इसके बाद जो आएगा हमारा टॉपिक, ये आज तक का था, इसको आप सम अप कर देते हैं कि जो सॉयल वाटर प्लांट रिलेशनशिप है, इसमें हम मेनली 4 हिस्सों की बात करते हैं। एक होता है हमारा सॉयल मॉइस्चर, दूसरा होता है हमारा उसका पानी का अपटेक, तीसरा होता है हमारा ट्रांसलोकेशन, चौथा होता है हमारा इवेपोर ट्रांसपिरेशन। इससे ये पूरा सिस्टम एक कंप्लीट साइकिल के रूप में डेवलप होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इरिगेशन में वाटर यूज इफिशिएंसी, पौधों की जल उपयोग क्षमता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कंपटीशन में, और एक एग्रोनॉमी जानने वाले को ये टॉपिक का जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अपने जल्दी ही।